नमस्कार मित्रों, अतुल आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम आस्था शर्मा है। चलिए आज की समसामयिकी सीरीज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आरएस प्रीलिम्स 2023 का नोटिफिकेशन आउट हो गया है। परीक्षा 1 या 2 महीने में आयोजित की जाएगी। इसकी अभी लास्ट डेट निकली नहीं है, फॉर्म अभी ऑन है। 31 जुलाई तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सभी लोगों के लिए जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बाकी एग्ज़ाम्स की, क्योंकि इसके अंदर बाकी सारी चीज़ें कॉमन ही सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। सिर्फ राजस्थान का जो जनरल स्टडीज़ है वही एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा सा अलग होता है। तो अगर हम डेली प्रैक्टिस करेंगे तो इस एग्ज़ाम को आसानी से पास कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में हमने 2 सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट की है। पहली सीरीज़ का नाम है समसामयिकी सीरीज़ जो करंट अफेयर्स के लिए है, और जो दूसरी सीरीज़ लेकर आएंगे उसके अंदर सुबोध सीरीज़ के अंदर हम जनरल स्टडीज़ के जितने भी टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में दे रखे हैं उनको हम सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर एक एक छोटे छोटे टॉपिक के क्वेश्चंस डिस्कस करके 2 से 3 महीने के अंदर उस सीरीज़ में हम रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, जिससे हमारी अंतिम दिन जो एग्ज़ाम होगा उस दिन के लिए हमारी तैयारी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी। तो चलिए आज के पहले करंट अफेयर्स के प्रश्न के साथ स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला एमसीक्यू प्रश्न है, राजस्थान में सीताफल, आम, वनोपज और औषधीय पादपों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस कहां पर स्थापित किया जाएगा। तो हमसे लोकेशन के बारे में पूछा है कि जो नया सेंटर फॉर एक्सीलेंस है इन चीज़ों के लिए वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो यहाँ हमें 4 विकल्प दिए हैं, उदयपुर, जयपुर, कोटा और सवाई माधोपुर। हमारा सही विकल्प है विकल्प ए, यानी उदयपुर में ये सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है वो स्थापित किया जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या में और देखते हैं। तो राजस्थान के उदयपुर में सीताफल, आम, वनोपज और औषधीय पादपों के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा। इसे बहुत अच्छे से पॉइंट आउट कर ले कि इन 4 चीज़ों के लिए ही ये यहाँ पर स्थापित होगा। बाकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अलग अलग चीज़ों के लिए, फलों के लिए, मसालों के लिए अलग अलग जगहों पर है। जैसे नींबू के लिए कोटा में सेंटर फॉर एक्सीलेंस है, खजूर के लिए जैसलमेर में स्थापित किया हुआ है, अनार के लिए जयपुर में किया हुआ है, आम के लिए धौलपुर में, अमरूद जो है वो सवाई माधोपुर और टोंक में बहुत फेमस है, इसलिए वहाँ पर इसका सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है वो स्थापित किया है। मसालों के लिए झालावाड़ सिटी में, और फूल जो है उनकी सप्लाई सवाई माधोपुर से बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर इसका सेंटर फॉर एक्सीलेंस जो है वो स्थापित किया गया है। ये तो सारे पुराने हैं और एक ही नया जो है इन चीज़ों के लिए, फलों के लिए और वनोपज और पादपों के लिए जो है वो उदयपुर में स्थापित होगा। तो एक एक सिटी के थ्रू एक एक प्रोडक्ट को, एक एक फ्रूट को जो है वो टारगेट किया जाता है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मुंह जंगल जमी योजना की शुरुआत की है। अब अगर इसका आंसर आपको नहीं भी आता है तो हम इसको गैस वर्क से कैसे सही करेंगे। इस योजना का नाम देखिए, मुंह जंगल जमी योजना, तो ये हमें राजस्थानी या हिंदी तो लग नहीं रही है, और अगर हमारे राजस्थान या मध्य प्रदेश की कोई योजना होती तो वो हमारी ही लैंग्वेज में होती। तो इधर से हमारे 2 विकल्प तो रूल आउट हो गए। अब बचा उड़ीसा और झारखंड। अब अगर आप इस भाषा को ढंग से देखिए तो ये झारखंडी नहीं, उड़िया भाषा है, और उड़िया भाषा कहाँ पर बोलते हैं, उड़ीसा में बोलते हैं। और अगर हमने थोड़ा बहुत भी ज्योग्राफी पढ़ा हो तो झारखंड और उड़ीसा दोनों ही जगहों पर जंगल जो है, आदिवासी जो है उनका निवास ज़्यादा है, लेकिन कंपैरेटिवली उड़ीसा में जो है आदिवासियों का निवास ज़्यादा है, ट्राइबल लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो इसलिए उन्हीं के राइट्स के लिए ये जो योजना है वो उड़ीसा में स्टार्ट की गई है, इसलिए इसका विकल्प भी सही उत्तर है। अभी मुझे नहीं भी आता था तो भी अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से गैस करती, एलिमिनेट करती तो इस क्वेश्चन को सही कर देती। तो ये भी एक अप्रोच होती है एग्जाम में। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है लेकिन उससे जुड़ी थोड़ी सी भी कोई और जानकारी है, जैसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री तो हम पढ़ते ही रहते हैं, तो भी हम उस क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और मुंह जंगल जमी योजना के बारे में और जानते हैं। तो उड़ीसा सरकार ने मुंह जंगल जामी योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य क्या है, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी
वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू करना है। फॉरेस्ट राइट एक्ट हम इन्वायरमेंट में सब पढ़ते हैं, FRA 2006, जिसको हम वन निवासी अधिकारों की मान्यता अधिनियम बोलते हैं। तो इसको और अच्छे से लागू किया जा सके, इसलिए ये योजना यहाँ पर जो है अनाउंस की गई है। यह योजना भूमि स्वामित्व, ठीक है, लैंड होल्डिंग और वन संसाधनों तक पहुंच प्रदान करेगी, क्योंकि जो आदिवासी होते हैं उनका सबसे बड़ा मुद्दा यही होता है कि उनको वन संसाधनों का उपयोग करने दिया जाए। आजकल कटाई वटाई का बहुत ज़्यादा रोक लग गई है, जो हमारे प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, सेंचुरी वगैरह, वहाँ पर। लेकिन आदिवासियों को स्पेशल राइट्स दिए जाते हैं कि वो ऐसा करे। क्यों? क्योंकि अगर उनके अधिकारों को छीना जाएगा तो वो नक्सलवादी विचारधारा की ओर बढ़ते हैं। और आप सबको पता है कि झारखंड, उड़ीसा और उधर की साइड, छत्तीसगढ़ साइड, बहुत सारे इलाके जो नक्सलवाद प्रभावित हैं, वो इसीलिए है क्योंकि उनके अधिकारों का हनन हुआ और उन्होंने एंटी गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है वो अपनानी स्टार्ट कर दी। तो इसीलिए इनको अच्छे अधिकार दिए जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इनका ध्यान रखा जाता है ताकि इस विचारधारा को कम किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा आदिवासी लोग हैं जो वो सरकार से और बाकी लोगों से जुड़े रहें। अनुसूचित जनजाति और वन में रहने वाली आबादी के लिए आजीविका और खाद्य सुरक्षा में सुधार ये करेगी ताकि वो स्टेबिलिटी उनकी लाइफ में आ सके। इसमें अभिलेखों का डिजिटलीकरण, सर्वेक्षण रहित और शून्य क्षेत्रों के गांवों को राजस्व गांवों में परिवर्तित करना, निगरानी और समीक्षा के लिए वन अधिकार कक्षों की स्थापना करना भी जो है वो शामिल है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य मंत्री अशोक चांदना द्वारा किस जिले में बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया है? माइक्रो सिंचाई परियोजना जो है वो सिंचाई परियोजना में अब एक आगे जो स्टेप लिया जा रहा है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। क्यों? क्योंकि पहले जो है क्या करते थे, खेतों में ट्यूबवेल से पानी भर देते थे, फसलें खड़ी रहती थी तो इस तरीके से सिंचाई होती थी। लेकिन उसमें क्या है, पानी का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग होता था और पानी यहाँ से वाष्पीकृत होकर भी चला जाता था, तो इतना तो फसलों में लगता भी नहीं था। लेकिन अगर अब हम माइक्रो सिंचाई करें, माइक्रो सिंचाई में क्या होता है ना कि जैसे ये हमारा खेत है, तो खेत के यहाँ पे जो फसलें खड़ी रहती हैं इनके ऊपर या तो पाइप से ड्रिप इरिगेशन होता है, अगर छोटी जगह है तो, ठीक है, ड्रिप इरिगेशन होता है। ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, पाइप में छोटे छोटे छेद होते हैं तो इस तरीके से वो पानी गिरता रहता है। या फिर क्या होता है, एक बड़ा फव्वारा लगा देते हैं तो वो फव्वारे से धीरे धीरे जो पानी गिरता है तो पानी की खपत भी कम होती है और पानी जड़ों तक भी पहुंचता है। तो इस तरीके की परियोजनाओं को अभी बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। तो उसी स्टेप में ये जो है बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया। तो ये हमसे पूछा है कि ये कौन से शहर में किया गया। तो यहाँ हमें 4 विकल्प दिए हैं, अजमेर, अलवर, जयपुर, बूंदी। तो यहाँ हमारा सही उत्तर है बूंदी, यानी बूंदी जिले में जो है वो इस सिंचाई परियोजना का शिलान्यास जो है वो किया गया। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में राज्य मंत्री अशोक चांदना द्वारा बूंदी जिले में बरवास माइक्रो सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया गया है। बूंदी जिले से संबंधित और भी तथ्य हैं वो जान लेते हैं, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो कजली तीज महोत्सव है वो भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाया जाता है। कौन सा तीज वैसे कब मनाई जाती है? तीज हमारे भादों में ही मनाई जाती है, तीज त्योहार जिसे बोलते हैं। तो तीज जो है वो वैसे ही, लेकिन वहाँ पर कजली तीज महोत्सव बनता है तो वो तीज मतलब होता है तीसरा, मतलब तीसरा दिन महीने का, और वो तृतीया यहाँ पर लिखा हुआ है। तो और भादों का महीना तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया। तो इसको ऐसे भी हम रटने के सिवाय याद भी कर सकते हैं, क्योंकि तीज क्या होता है, थर्ड डे, और यहाँ पे थर्ड डे, और भाद्रपद यानी भादो। तो इस तरीके से भी आप इससे याद कर सकते हैं। और बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण राजा अनिरुद्ध द्वारा किया गया था, ये भी याद करेंगे। इसके अलावा एक रानी की बावड़ी है वहाँ पर फेमस है, उसका निर्माण उन्हीं राजा की रानी नथावत द्वारा करवाया गया था। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। अगर हम किसी भी जिले को जो चर्चाओं में तो उसके बारे में अगर उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी जान लिया तो बहुत अच्छी बात है, साथ के साथ उस जिले से रिलेटेड बाकी की चीज़ें भी इसमें प्रिपेयर हो जाती हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4,
तो अगर कोई योजना किसी जगह से जहाँ से स्टार्ट होती है तो वो जगह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। और ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो अभी RS प्री में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि कौन सी योजना कौन से जगह से स्टार्ट हुई है। कई ऐसी नेशनल स्कीम्स भी हैं जो राजस्थान के किसी ज़िले से स्टार्ट हुई थी, जैसे पंचायती राज स्कीम जो है वो पंचायती राज का जो वो स्टार्ट राजस्थान से हुआ था, झुंझुनू जिले से, शायद मुझे जहाँ तक याद आ रहा है। तो ये सारे फैक्ट जो है हमें हमेशा याद रखने हैं। हमारा प्रश्न नंबर 4 है, 1922 में किस स्वतंत्रता सेनानी ने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया था? तो जो अभी हमने एक मूवी जो है अभी 1 साल पहले ही आई थी जिसका नाम था RRR, तो उसके अंदर वो जो हमें दिखाए जा रहे थे वो अल्लूरी सीताराम राजू थे। तो उनके ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो उसमें जो विद्रोह दिखाया था वो रंपा विद्रोह था। अगर हम थोड़ा सा भी हमने हिस्ट्री पढ़ी हो तो हमको तो ये तो पता ही है कि जितने भी विद्रोह हुए हैं वो ज़्यादातर आदिवासियों ने या किसान संगठनों ने किए हैं। और दादा भाई नारोजी जो थे वो एक इलाइट मॉडरेट थे। बाल गंगाधर तिलक थे, वो उनकी विचारधारा एक्सट्रीमिस्ट वाली थी, लेकिन उन्होंने विद्रोह नहीं किए, उन्होंने आंदोलन किए। विद्रोह, छोटे मोटे विद्रोह जो है वो मोस्टली आदिवासी समूहों में होते थे। तो अगर आप इस तरीके से भी देखें, आपको नाम याद नहीं है तो ये भी याद होगा, अल्लूरी सीताराम राजू थे, उन्होंने कोई तो विद्रोह किया था और वो आदिवासी थे, और मोस्टली विद्रोह जो है वो आदिवासियों ने ही किए थे। तो इस तरीके से भी आप इसको कनेक्ट करके, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो भी आप इसे सही कर सकते हैं। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो जैसे जैसे पिक्चर में दिखाया था ना, तो वहाँ पर जो 2 हीरो थे उनमें से जो एक हीरो थे जो पुलिस बनते हैं, तो वहाँ पर वो अभिनेता थे, उन्होंने अल्लूरी सीताराम राजू की भूमिका निभाई है। तो उन्हीं के ऊपर ये पिक्चर बनी थी। हाल ही में क्या है ना, क्रांतिकारी अल्लूरी सीताराम राजू की 125वीं जयंती मनाई गई थी। तो 125वीं, 100वीं, 150वीं, ये थोड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स हो जाते हैं, तो तब भी जयंतियाँ मनाई जाती है, तब ये लोग जो है वो न्यूज़ में रहते हैं। तो अभी ये इसीलिए जो है क्रांतिकारी हैं अल्लूरी सीताराम राजू, ये जो है न्यूज़ में रहे। इन्होंने भारत में ब्रिटिश और औपनिवेशिक शासन के खिलाफ सशस्त्र अभियान का नेतृत्व जो है वो किया था, सशस्त्र अभियान का, ठीक है। और 1922 अगस्त में इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ रंपा विद्रोह शुरू किया था, ये भी हम याद रखेंगे। इनका जन्म कब हुआ तो ये तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन क्या कब किया वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार किस जिले में सत्यव्रत राव चूंडा पैनोरामा का निर्माण करेगी? या हमें 4 विकल्प दिए हैं, चित्तौड़गढ़, अलवर, भीलवाड़ा, बाड़मेर। मैं आपको इसको ऐसे समझाती हूँ, जैसे सवाई माधोपुर में राजा हमीर जो है वो सबसे फेमस राजा हुए हैं रणथंभौर के। तो अब सवाई माधोपुर में जितने भी अगर हम देखें तो वहाँ पे जो सबसे बड़ा सर्किल है तो उसका नाम है हमीर सर्किल, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे जो ब्रिज है सबसे बड़ा, उसका भी नाम है हमीर ब्रिज। तो जो भी फेमस जो राजा होते हैं उनके नाम पर ही वहाँ पर मोस्टली चीज़ें होती है। तो अगर हमने हिस्ट्री में इतना पढ़ा हो कि रावत चूंडा कौन से शहर से बिलोंग करते थे, तो हम इसको सही कर देंगे, क्योंकि जिस शहर से वो बिलोंग करेंगे वहीं पर तो उनके बारे में कोई अगर चीज़ बनाएंगे तो वो सही रहेगा। अब राव बीकानेर के थे, आप सवाई माधोपुर में बना देंगे तो लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए उस शहर के लोगों के लिए उसी शहर में ऐसा कुछ बनाया जाता है। तो अगर आपको रावत चूंडा के बारे में पता हो तो आप इसका सही उत्तर विकल्प ए कर देंगे, क्योंकि वो चित्तौड़गढ़ से जो है वो बिलोंग करते थे। तो इस तरीके से भी हम, अगर हमको हिस्ट्री आती है तो हम करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से गैस वर्क से भी सही कर सकते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा चित्तौड़गढ़ जिले में सत्यव्रत रावत चूंडा पैनोरामा निर्माण की घोषणा की गई, जिसके तहत 4 करोड़ के बजट की भी घोषणा की गई है। चित्तौड़गढ़ जिले से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी देख लेते हैं। राजस्थान की सीमेंट नगरी चित्तौड़गढ़ को भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ 2-3 बड़े बड़े प्लांट्स हैं, आदित्य बिरला, विक्रम सीमेंट्स के, तो इसलिए ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। चित्तौड़गढ़ का शुभंकर है चौसिंगा। चूलिया जल प्रपात जो है वो भी कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है, जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रपात है। मेवाड़ या राजस्थान का हरिद्वार किसे कहते हैं? मात्र कुंडिया बांध को, तो वो भी कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। चलिए हमारे प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को निम्नलिखित में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है ये हमसे पूछा है। विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जल दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस। तो ये तो हमें थोड़े से फैक्ट है, तो ये तो हमें याद रखने ही पड़ेंगे। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, यानी
विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये जो विश्व जनसंख्या दिवस है ये संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित किया गया था और ये पूरी दुनिया भर में मनाया जाता है। चलिए इसकी व्याख्या की ओर बढ़ता है। तो 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की स्थापना 1989 में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल द्वारा की गई थी। 1990 से हर साल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस जनसंख्या से संबंधित चुनौतियों और मुद्दों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए व्यक्तियों के लिए मंच के रूप में भी कार्य करता है। तो ये इसका उद्देश्य है। इसी प्रकार से मित्रों आज के हमारे समसामयिकी सीरीज के करंट अफेयर्स MCQ प्रश्न यहाँ पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने हिंदी माध्यम के सहपाठियों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरीके से RS प्रीलिम्स के पहले तक हम रोज़ एक वीडियो लेकर आएंगे जिसमें हम करंट अफेयर्स और स्टैटिक पोर्शन दोनों कवर करेंगे ताकि डेली प्रैक्टिस के थ्रू हम लोग अपनी एग्ज़ाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सके। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, रिवीजन और प्रैक्टिस दोनों ही इन सीरीज़ के माध्यम से आपकी हो ये हम सुनिश्चित करेंगे। अतुल IAS एकेडमी के YouTube चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।